हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर अगर दोनों प्रॉब्लम पेशेंट को साथ में हो, ऐसे पेशेंट में डायलिसिस के दौरान क्या प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पेशेंट को हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर दोनों साथ में होता है। ऐसे टाइम पे अग्रेसिव डायलिसिस करने से बॉडी में वॉल्यूम ओवरलोड होता है, बीपी कम होता है, रिदम प्रॉब्लम्स होती है, माल नरिशमेंट होता है। इसको मैनेज करने के लिए और प्रॉब्लम्स ना हो, ये सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने की ज़रूरत है, डायलिसिस के दौरान क्या सेटिंग्स रखने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे ताकि ओवरऑल इस मामले में डायलिसिस पर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन पाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डायलिसिस हार्ट फंक्शन के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट का फंक्शन बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप अगर हाई अग्रेसिव डायलिसिस करते हैं, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रेट अगर 13 ml पर केजी पर आवर से ज़्यादा है, तो हार्ट पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, पेशेंट की कंडीशन बिगड़ सकती है। तो आप थोड़ा स्लो डायलिसिस रखिए ताकि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा ड्रॉप ना हो। डायलिसेट यानी जो डायलिसिस करने के लिए सोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है, वो थोड़ा सा ठंडा रखते हैं, 36 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखते हैं ताकि बीपी स्टेबल रहे। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट में जो डायलिसिस के सेशंस होते हैं थोड़े शॉर्ट होते हैं और बार बार करते हैं ताकि हार्ट पर ज़्यादा लोड ना पड़े। ज़्यादातर पेशेंट में हम हफ्ते में 3 बार वाला डायलिसिस करते हैं। अगर हार्ट फेलियर और किडनी का फेलियर हो तो वैसे पेशेंट में हफ्ते में 6 बार छोटे ड्यूरेशन का डायलिसिस कर सकते हैं, जिसमें बीपी का शिफ्ट उतना ज़्यादा नहीं हो और पेशेंट को एक बार में उतना ज़्यादा वॉल्यूम का ओवरलोड नहीं हो। तो हम हफ्ते में 3 बार के बदले 6 बार कर सकते हैं या फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं बाकियों के कंपेरिजन में। पेरिटोनियल डायलिसिस हम तब प्रीफर करते हैं जब बार बार बीपी ड्रॉप होता है। वहाँ पे पेरिटोनियम मैंने पेट के अंदर जो झिल्ली होती है वहाँ पे हम फ्लूइड भर देते हैं और अपने आप ही उसके थ्रू एक्सचेंज होता रहता है। जहाँ पे मशीनों की ज़रूरत नहीं होती और जहाँ पे पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि हीमोडायलिसिस नहीं टॉलरेट करे, वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। इसमें वॉल्यूम जो है धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा रिमूव होता है, तो सडन वॉल्यूम शिफ्ट नहीं होते। यहाँ पे अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो आइकोडेक्स्ट्रिन का डायलिसेट कई बार यूज़ किया जाता है, इसमें ग्लूकोज कम होता है। ज़्यादातर ये पेट में जो हम पानी भरते हैं उसमें हाई ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन रहता है और ग्लूकोज के ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ये पानी का एक्सचेंज होता है और बॉडी के टॉक्सिन का एक्सचेंज होता है। अगर डायबिटीज़ हो तो यहाँ पे दूसरा तरह का पानी यूज़ करते हैं। अगर हमने सिंपल ग्लूकोज वाला पानी यूज़ किया तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा और शुगर लेवल बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा अगर हार्ट फेलियर और बीपी बहुत ज़्यादा लो रह रहा है, तो वहाँ पे लो एफिशिएंसी डायलिसिस या लो वॉल्यूम डायलिसिस, जैसे स्लेड थेरेपी बोलते हैं, या कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसे CRRT थेरेपी बोलते हैं, इसको हम प्रयोग करते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट्स में। इसके तो हमने अलग अलग वीडियोस किए हैं, इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट्स में हम बॉडी के फ्लूइड रिमूवल का ध्यान रखते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लूइड अगर हमने बॉडी से निकाल दिया तो बीपी कम हो जाएगा, चक्कर आएंगे, हार्ट और किडनी पर लोड पड़ेगा। बहुत कम फ्लूइड रिमूव करेंगे तो पानी भरा रहेगा, हाइपर परफ्यूजन ज़्यादा होगा, बीपी ज़्यादा होगा, लंग्स में पानी भरेगा, इसलिए प्रॉब्लम आएगी। पानी को प्रॉपरली मॉनिटर करिए। दिन आपका जो डायलिसिस वाले पीरियड है उसके बीच में 2 से 3 किलो से ज़्यादा अगर सडन वजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब पानी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको डायलिसिस को सेटिंग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। डेली वेट मॉनिटरिंग करिए। इसके अलावा बॉडी का ड्राई वेट मॉनिटर करिए, ड्राई वेट कितना है बॉडी का वो देखिए। फ्लूइड को थोड़ा ग्रेजुअली रिमूव करिए ताकि बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी पानी को निकालने का जो गति है वो 10 ml पर केजी पर आवर से कम होनी चाहिए। 13 ml से ज़्यादा रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, 8 से 10 से कम रखेंगे तो थोड़ा स्लो रिमूवल होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हार्ट पर लोड नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और अगर पेशेंट का ओवरऑल डायलिसिस के बीच वाले पीरियड में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एल्ब्यूमिन या मिडोड्राइन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डायलिसिस के दौरान बीपी मेंटेन हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो पानी निकालने की गति थोड़ी कम रखिए। बीपी अगर कम हो तो मिडोड्राइन जो कि एक बीपी बढ़ाने वाली दवा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। डायलिसिस फ्लूइड का टेम्परेचर थोड़ा कम रख सकते हैं और डायलिसिस के दौरान पेशेंट को खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो खाना खाने के बाद कई बार बीपी कम हो जाता है, तो डायलिसिस के दौरान पेशेंट को खाना नहीं देना चाहिए अगर बीपी कम होने का प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या ध्यान रखना है, पोटेशियम अगर बहुत ज़्यादा हो 5.5 से ज़्यादा तो रिदम प्रॉब्लम कर सकता है, बहुत लो हो तो भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो 4.5 से 5 के बीच में आपको पोटेशियम मेंटेन करना चाहिए। पोटेशियम का प्रॉपरली डाइट द्वारा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि बहुत ज़्यादा पोटेशियम बढ़े नहीं। सोडियम का भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बीपी फ्लक्चुएशन बहुत होते हैं अगर सोडियम का वेरिएशन होता है। इसके अलावा कैल्शियम और फॉस्फोरस में भी अगर प्रॉपर ध्यान नहीं देते तो भी इससे बॉडी में नुकसान होता है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस भी कितना मेंटेन करना है डायलिसिस के दौरान उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होंगी। इसके अलावा हार्ट और किडनी का प्रॉब्लम अगर साथ में है तो दवाइयों को ध्यान देना पड़ेगा।
बीपी कम करने वाले दवा बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हार्ट के लिए भी अच्छी है। लूप डायरेटिक्स का प्रयोग करते हैं, जो कि पानी को निकालने का काम करता है, लेकिन अगर व्यक्ति को यूरिन आ रहा है तो ये दवा का उपयोग कर सकते हैं, यूरिन नहीं आ रहा है तो नहीं कर सकते। एस इनहिबिटर्स ARBs का प्रयोग करना चाहिए, जो कि हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर दोनों के लिए अच्छे, लेकिन किडनी एडवांस फेलियर में दवा उतनी यूज़ नहीं हो पाती है। उसी तरह से SGLT2 इनहिबिटर जैसे डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन भी डायलिसिस पेशेंट्स के लिए अच्छी है, लेकिन एडवांस किडनी फेलियर में इसका भी यूज़ नहीं हो सकता। जो दवाइयाँ किडनी को नुकसान करती है, जैसे कि पेन किलर्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक जैसे स्पाइनोलेप्टोन और कुछ एंटीबायोटिक जैसे एम्नोग्लाइकोसाइड और वैंकोमाइसिन किडनी को नुकसान करती है, तो इनका प्रयोग यूजली किडनी फेलियर में मत करिए। अगर इस तरह के पेशेंट्स का आपको ओवरऑल डाइट मैनेज करना है, तो इस तरह के पेशेंट में आप कोशिश करिए कि फ्लूइड का इंटेक मेंटेन रखिए, नमक का इंटेक को मेंटेन करिए, दिन भर में फ्लूइड 1 से 1.5 लीटर के आसपास रखिए, नमक को सीमित मात्रा में रखिए। हाई पोटेशियम वाले फूड प्रोडक्ट जैसे केला, संतरा, मौसम्बी, टमाटर, पालक और आलू, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। लो पोटेशियम वाले फूड प्रोडक्ट जैसे एप्पल, बेरीज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनको ज़्यादा लीजिए। फॉस्फोरस ज़्यादा नहीं हो, इसका ध्यान रखिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, कोला और प्रोसेस फूड को बहुत ज़्यादा मत लीजिए, और फॉस्फेट बाइंडर्स का प्रयोग कर सकते हैं ज़्यादा फॉस्फोरस अगर हो गया हो। प्रोटीन इंटेक को सीमित मात्रा में रखिए, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी 60 ग्राम के व्यक्ति में 60 ग्राम प्रोटीन रखना है। बहुत ज़्यादा असीमित मात्रा में प्रोटीन या कम प्रोटीन मत लीजिए। हार्ट हेल्दी फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड्स का प्रयोग करिए, छोटी मात्रा में नट्स का प्रयोग करिए, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लेमेटरी फैट्स, फ्राइड फूड्स, ट्रांस फैट्स या घी बटर का प्रयोग मत। यदि किसी व्यक्ति को वॉल्यूम ओवरलोड के साइंस मिल रहे हैं, जैसे हाथ पाँव में सूजन आ रही है, सांस फूल रही है, वजन बहुत बढ़ रहा है, तो डॉक्टर को रिपोर्ट करिए। यदि लो बीपी हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी आ रही है डायलिसिस के दौरान, तो डॉक्टर को बताइए। कार्डियक मॉनिटरिंग प्रॉपर करिए, और बॉडी में इन्फेक्शन ना हो डायलिसिस के दौरान या उसके बाद, इसका ध्यान रखें। ओवरऑल बेसिक चीज़ क्या है, अगर किसी को हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर साथ में है, तो कि डायलिसिस के दौरान आपको थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, फ्लूइड ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसके लिए डेली वेट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस का ध्यान रखना पड़ेगा। डायलिसिस के दौरान बीपी कम नहीं हो जाए, इसलिए आपको बीपी बढ़ाने की दवाई का प्रयोग करना पड़ सकता है। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स में गड़बड़ नहीं हो, इसलिए पोटेशियम और फॉस्फेट बाइंडर्स का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। कौन सी डायलिसिस करनी है उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। बहुत एडवांस अगर किडनी फेलियर और हार्ट फेलियर है, तो आपको स्लो डायलिसिस प्रोटोकॉल्स या CRRT थेरेपी का प्रयोग करना पड़ेगा, और हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और फ्लूइड रिमूवल और कार्डियक मॉनिटरिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हार्ट की कंडीशन ना बिगड़े। ये सारी चीज़ें आपको वो करनी चाहिए जब किसी व्यक्ति को डायलिसिस करना है और हार्ट और किडनी फेलियर ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ों आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि हार्ट और किडनी फेलियर वाले पेशेंट में डायलिसिस के दौरान क्या प्रिकॉशंस आपको रखने की ज़रूरत है, क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा।